सो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th वन शॉट सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 यानी कि आव्यूह मैट्रिक्स की प्रश्नावली 3.2 को। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज की बेसिक कॉन्सेप्ट को और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इसमें पहली आपकी जो संक्रिया होगी वो होगी आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग यानी इस एक्सरसाइज में कुछ संक्रियाएं यानी कुछ ऑपरेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो ऑपरेशंस आप किसी एक आव्यूह पर करोगे। ठीक है, उसकी वजह से आप एक आंसर को सॉल्व कर कर निकालोगे। ठीक है, तो अब आव्यूहों का योग की बात कर लेते हैं कि आव्यूहों का योग एक्चुअली आप करोगे कैसे। तो जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मल तरीके से किन्हीं दो संख्याओं को जिस तरीके से जोड़ा जाता है, जैसे आपके पास में दो संख्याएं दे रखी हैं, 5 है और एक और संख्या है 1 हो गई। ठीक है, तो बोला है कि इन दोनों को जोड़ो तो आप 5 + 1 करोगे और 6 लिख दोगे, बस ऐसा कर दोगे। तो देखो, बस कुछ इस तरीके से ही तुम आव्यूहों का योग कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। तो मान के चलोगे तुम्हारे पास में यहाँ कोई एक आव्यूह दे रखा है, पहले 2/2 का लेंगे हम, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, और मान के चलो ये आव्यूह, इसका नाम दे दिया A, और दूसरा आव्यूह हो गया तुम्हारा B। इस आव्यूह में हम ले लेते हैं 7 8 और 6 और 5। ठीक है, ऐसे करके दो आव्यूह ले लिए। और अगर आपसे बोले कि भाई A + B यानी आव्यूहों का योग पढ़ रहे हैं हम, तो आव्यूह A और आव्यूह B इन दोनों का योग निकालो। तो तुम कैसे निकालोगे? तो देखो, तुम सिंपली करोगे कि A + B। अब देखो, ये वाला जो अवयव है वो इस वाले अवयव का संगत अवयव है। ये कैसा अवयव है? संगत अवयव है, ध्यान रखो। ठीक है, उसी तरीके से जो 2 है वो 8 का संगत अवयव है, 3 जो है वो 6 का संगत अवयव है और 4 जो है वो 5 का संगत अवयव है। अर्थात कि तुम इस आव्यूह को इस आव्यूह से कंपैरिजन करोगे तो जो अवयव यहाँ उपस्थित है वही अवयव यहाँ होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ये वाला इसके ये वाला इसके संगत अवयव कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इन आव्यूहों के जो अवयव होंगे उनको हम इस तरीके से ही जोड़ते हैं। देखो, 1 प्लस कितना है? 7 है, यानी 1 ये वाला 7 ये वाला। उसी तरह से 2 + 8, ऐसे 3 ये है, 6 ये है, 4 ये है और 5 ये है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया। सॉल्व कर क्या आएगा? जोड़ लो तो 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 10, 3 और 6 9, 4 और 5 कितने हो गए? 9। तो ये तुम्हारा एक आव्यूह बन गया। अच्छा, अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है कि इस आव्यूह की कोटि क्या है? 2/2, यानी 2 ही इसमें पंक्ति हैं और 2 ही इसमें स्तंभ हैं। उसी तरीके से B वाले आव्यूह की कोटि क्या है? 2/2, यानी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं। ठीक है, तो तुमने क्या देखा कि जो हमने आव्यूह A और B को जोड़ा था उनकी कोटि कितनी थी? 2/2, इसकी भी 2/2। तो A + B करने के बाद हमें जो आव्यूह मिला यहाँ पर उसकी कोटि भी क्या रही? 2/2 की। देखो कि एक ही पंक्ति, दूसरी पंक्ति और एक ही स्तंभ और दूसरा स्तंभ, मतलब 2 ही पंक्ति है और 2 ही इसमें स्तंभ में। इसका अर्थ हो गया इसकी कोटि क्या रहेगी? 2/2। अतः तुम ऐसे लिख सकते हो कि किन्हीं दो आव्यूहों का योग आप तभी कर सकते हो जब उनकी कोटियां समान हो। इससे हमने क्या समझा कि यदि आव्यूहों की कोटि समान है तब तुम बोलोगे कि हाँ भाई, इनका योग हम कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास में कोई आव्यूह A है, ये दे रखा है 1 3 6 और 8, सही है। और कोई दूसरा, चलो A तो ऊपर ले लिया, इसे A' ले लेते हैं। ठीक है, और इसे B' ले लेते हैं। तो देखो B', इसको हम लेंगे क्या? मान लो चलो आप 7 ले लिया, 8 ले लिया, 10 और ये ले लिया 20। ठीक है, और इसको एक और बढ़ा लो, इसको कर लेते हैं अपन, कितना कर लेते हैं? 11, और इसे कुछ भी कर लो, 15 कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो देखो इसकी कोटि क्या है? 2/2, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ। इसकी कोटि क्या है? 2 और 3 स्तंभ, 2 पंक्तियां इसमें और 3 क्या है? स्तंभ है। तो देखो इनकी जो कोटि है ना वो समान नहीं है, ये 2/2 है, ये 2/3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि A + A'+B यानी A' + B' की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो वैल्यू आएगी ना तुम्हारी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि A' + B' जो होगा ना वो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोटियां ही इसकी समान नहीं। तुम देखो, 1 को 7 के साथ जोड़ दोगे, 3 को 8 के साथ जोड़ दोगे, 6 को 10 के साथ जोड़ दोगे और 8 को तुम 20 के साथ जोड़ दोगे। अब 11 और 15 में क्या जोड़ोगे? या अब तुम क्या करोगे कि यहाँ पे हम 0 जोड़ देंगे। भाई 0 कहाँ से जोड़ दोगे? इस आव्यूह में कहीं 0 दिखाई दे रहा है? तीसरा कोई कॉलम है इसका? नहीं है कॉलम।
अच्छा दूसरी चीज़, तुम्हें कैसे पता चला कि 3 और 8 के गुणा तुम्हें जो योग जो यही करना है? भाई पीछे भी तो करना हो सकता है ना। ये पहली पंक्ति, ये आखिरी पंक्ति, तो इस वाले आव्यूह में क्या होगा, ये पहला स्तंभ और आखिरी स्तंभ, मतलब ये पहला वाला स्तंभ, ये आखिरी स्तंभ, और इस वाले आव्यूह में ये पहला स्तंभ और ये आखिरी स्तंभ। तो तुम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कौन सा स्तंभ या स्तंभ जो होगा वो किस स्तंभ से जुड़ेगा। भाई पंक्ति को तो चलो तुमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे एक पंक्ति, दो पंक्ति, और यहाँ पे भी एक पंक्ति और दो पंक्ति, तो तुमने डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ नीचे कुछ अवयव और लिखे होते इस तरीके से, तो तुम बताओ कि पंक्तियों को तुम डिफाइन कर देते कि ये पंक्ति यहाँ जुड़ेगी, ये पंक्ति यहाँ जुड़ेगी, कहते थे? नहीं कह सकते थे। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि जो नीचे वाली पंक्ति है वो इसके नीचे वाली पंक्ति इसमें जुड़ जाए। इसका अर्थ हो गया कि आप तो आव्यूहों को तभी जोड़ सकते हो जब उनकी कोटियां समान हो। समझ में आई? तो ये होगा आव्यूहों का योग। तो अब जल्दी से इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। जी, तो अब ये हो गया आपका आव्यूहों का योग। तो अब चलते हैं आव्यूहों के अंतर के ऊपर। अगली जो हेडिंग आती है आपकी, अगली जो संक्रिया है वो होगी आव्यूहों का अंतर। तो देखो जैसे तुमने योग किया था, यानी जिस तरीके से तुमने जोड़ा था उसी तरीके से तुम घटा दोगे। जैसे कि मान के चलो तुम्हें यहाँ पर ए बी सी और डी कोई एक समुच्चय आव्यूह दे रखा है जिसकी कोटि क्या है 2/2, और दूसरा कोई तुम्हें आव्यूह दे रखा है जैसे कि लेके चलो क्या ले यहाँ पे EFGH, ठीक है, ये भी 2/2 का है। तो बोला जाए जैसे इसका नाम ए रख दिया और इसका नाम क्या रख दिया बी। अगर हम बोले कि a माइनस बी निकालो, कैसे निकालोगे? तो तुमको क्या करना है, इसका जो संगत अवयव मतलब ये पहले वाला, ये पहले वाला, ये दूसरा है दूसरा, तीसरा ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा। जैसे ये A11, ये A11, ये A12, ये A12, ये A21, ये A21, ये A22, ये A22, इस तरीके से। तो इनके जो संगत अवयव होंगे उनमें से एक दूसरे को हटा देना है। तो a माइनस क्या है यहाँ पे E, यहाँ पे क्या आएगा B माइनस F, यहाँ क्या आएगा C माइनस G, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा D माइनस H। तो ये जो आव्यूह मिलेगा तुम्हें वो तुम्हारा होगा आव्यूहों का अंतर। अच्छा इसकी जो कोटि है ना वो कितनी है 2/2। भाई ये कोई डिजिट ही तो आएगा। जैसे यहाँ पे a की जगह 10 है, e की जगह पर 5 है, तो 10 में से 5 गए तो a माइनस e की वैल्यू क्या आएगी 5। सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये तुम्हारा क्या होगा एग्जाम्पल के लिए 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5, उसी तरह से यहाँ कोई डिजिट, उसी तरह से यहाँ कोई डिजिट, उसी तरह से यहाँ कोई डिजिट आ जाएगी। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा जो आव्यूह की कोटि आएगी ना वो कितनी आएगी 2/2। इसका मतलब हमने क्या समझा कि आव्यूह का योग हो या आव्यूह का अंतर, उनमें जो कोटियां अगर दोनों आव्यूहों की समान है, इसकी भी समान और इसकी भी समान, तभी तुम उनका या तो योग कर सकते हो चाहे उनका तुम घटाया कर सकते हो। ठीक है, अगर कोटियां अलग अलग हैं तो तुम घटाया भी नहीं कर सकते। समझ हो जरा सा एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे अगर कोई तीसरा स्तंभ और होता है इस तरीके से, 2 अवयव में और ऐसे बढ़ा देता, तो क्या तुम ए को ई में से घटाते? कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि ए को तुम इसमें से घटाते। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्तंभ 2 हैं, यहाँ स्तंभ कितने होते? 3 होते। इसका मतलब क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता। तुम डिफाइन ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल में किस अवयव को कहाँ गुणा करना, कहाँ से घटाना है। जो चीज यहां समझाई थी वही चीज यहां होती है, सेम चीज है। ठीक है, तो अब चलते हैं आव्यूहों के अंतर की डेफिनेशन के ऊपर। जी, तो ये हो गई आपकी आव्यूहों के अंतर की परिभाषा। क्या बोलती है हमसे कि किसी भी आव्यूह का अंतर तभी किया जा सकता है जबकि उनकी कोटि समान हो। मैंने क्या बताया, अगर उनकी कोटि समान होगी तभी आप अंतर कर सकते हो, अर्थात इसके अलावा आप नहीं कर सकते। अगर उनकी कोटि समान नहीं है, इसका अर्थ हो गया कि आप उनका अंतर भी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद कि किसी आव्यूह का अंतर करने के लिए उनके संगत अवयवों को एक दूसरे से घटा देते हैं। मतलब जैसे ये इसका, अब ये ए का संगत अवयव कौन सा होगा आव्यूह बी में? ई। जैसे आव्यूह ए है उसमें ए का संगत अवयव है, आव्यूह ए में जो अवयव है वो ए हो गया, और आव्यूह बी में जो पहला अवयव है या A11 अवयव है वो ई है। तो ए में से तुम ई को घटाओगे, ए में से एफ को नहीं घटाओगे, क्रम वाई क्रम, यानी संगत वाई संगत चलता है मामला, यानी इसमें से तुम इसे ही घटाओगे। ठीक है,
तो उसी तरह से ये सारे अवयवों को तुम घटा सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा अवयवों का अंतर। अब चलते अपनी नेक्स्ट संक्रिया के ऊपर। तो अगली जो संक्रिया आती है वो है आपकी कि किसी अदिश का आव्यूह से गुणन या गुणनफल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। यानी यहां हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि आपके पास में कोई अदिश अवयव है, आपको उस अदिश का किसी आव्यूह से गुणा करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो देखिए जस्ट एग्जांपल के लिए यहां लेते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास यहाँ पे कोई आव्यूह ए हो गया जिसका मान क्या है, जस्ट एग्जांपल समझते हैं कि 2, 3, 6 और 7, ये कोई आव्यूह हो गया ए। अच्छा, अब तुमने बोला कि भाई मुझे इस किसी अदिश का ए से गुणा करना है, कैसे करूँगा वो तरीका बताओ। तो देखो हमने माना कि कोई अदिश कौन सा है, 5 अदिश है। इस 5 अदिश का मुझे इस आव्यूह ए में गुणा करना, तो तुम कैसे लिखोगे? देखो लिखने का तरीका क्या होगा, वो होगा 5a, जस्ट 5a। अच्छा, अब इसे सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे? तो 5 को तो ऐसे लिखा छोड़ दो, नहीं 5 को ऐसे लिखा छोड़ दो। अब ए का जो मान है, यानी ए क्या है, आव्यूह है, तो आव्यूह जैसा बना हुआ यहाँ रखा हुआ है उसे यहाँ पर रखा दो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो बस। तो देखो ये हो गया 2, ये 3, ये 6 और ये 7। अच्छा, अब तुम्हें क्या करना था, देखो 5 का गुणा हो रहा था ए में, यहां अगर तुम देखोगे तो 5 का गुणा हो रहा था ए में। अब मैंने ए की जगह क्या करा, मैंने उस पूरे आव्यूह को एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। तो यहां जो 5 का गुणा होगा वो इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होगा, प्रत्येक अवयव से। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा, देखो 5 का तुम 2 से गुणा करोगे 10, 5 का 3 से गुणा करोगे 15, 5 का 6 से गुणा करोगे 30, 5 का 7 से गुणा करोगे तो 35 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 5a की वैल्यू होगी। यहाँ पे अदिश चीज क्या है, अदिश तुम्हारा 5 है। 5 क्या है, अदिश है। अदिश का मतलब 5 केवल संख्यात्मक मान है, यानी एक परिमाण वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अदिश और सदिश क्या होता है। सदिश वो चीज होती है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, यानी जिसको आपको, जैसे कोई राशि हो गई जिसको प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा भी दिखानी है, दिशा को इंडिकेट करना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे फोर्स हो गया तुम्हारा, बल है, बल कैसी, सदिश राशि है। उसी तरह से अब अदिश में क्या आएगा, ये तुम्हारी कोई कार्य होती है, ऊर्जा होती है, क्या होती है, वो अदिश राशि होती है। उसी तरीके से 5 यहाँ पे क्या है, अदिश राशि, ठीक है। तो अदिश का आव्यूह से गुणन, इसकी थ्योरी या हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी उसे लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया कि जब किसी आव्यूह का किसी अदिश से गुणा किया जाता है तो वह अदिश आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आव्यूह, किसी अदिश का आव्यूह से गुणन हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो अगली चीज पे आ जाते हैं। अगली जो चीज है, यानी अगला जो पॉइंट है आपका, वो है ऋण आव्यूह। ऋण आव्यूह, तो ऋण आव्यूह का मतलब आप लोग सही समझ रहे हो। जैसे अगर तुम्हारे पास में कोई आव्यूह ए दे रखा है, इसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, बस इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। जैसे कोई आव्यूह ए दे रखा है, लेट सपोज, वही अपना इजी वाला आव्यूह पकड़ते हैं, 1, 2, 3 और 4, सबसे इजी आव्यूह, ठीक है। 2/2 का पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 2/2 का अगर तुमने कैच कर लिया, इजी वाला कैच कर लिया, तो आराम से तुम धीरे धीरे करके हार्ड वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आव्यूह ए का तुम्हें क्या निकालना है, ऋण आव्यूह निकालना है। क्या निकालना है, ऋण आव्यूह, जी, ठीक है। तो ऋण आव्यूह को कैसे इंडिकेट करोगे, बस तुम्हें क्या करना, -a, जी सही समझे। ऋण आव्यूह को कैसे इंडिकेट करोगे, -a से। अच्छा, -a का मतलब क्या हुआ, -a का मतलब हुआ कि -1 गुणा a, सिंपल सी बात है, कौन सा रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है भाई। -1 गुणा a क्या वैल्यू होगी, -a। भाई बहुपद पढ़े हैं तुमने, x² होता था, और अगर कहीं लिखा होता था -x² है तो कैसे लिख देते थे, -1 गुणा x², बस वही तो चीज़ है भाई, वही तो चीज़ है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे -1 गुणा, अब आव्यूह ए की जगह जो आव्यूह का मान रख दो, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ देखो नीचे, तो क्या आएगा आंसर, अब -1 का तुम्हें गुणा करना पड़ेगा ये वाला आव्यूह के प्रत्येक अवयव से। क्या सीखा था अव्यूह पर, कि किसी अदिश का, ये -1 क्या है यहाँ पे, ये अदिश ही तो है, तो अदिश का किससे करेंगे, प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे। तो देखो क्या आएगा, यहाँ 1 है तो -1, अंदर 2 है उस पर तो -2, ये -3 और ये -4। अब ये जो आंसर आया ना, ये तुम्हारा -a होगा, ये -a और ये है तुम्हारा a। अब तुलना कर लो, तुम तुलना कर लो कि यानी यहाँ पे a का जो प्रत्येक अवयव थे, 1, 2, 3, 4, वो सब कैसे थे,
नॉर्मल थे, जैसे भी थे नॉर्मल थे, लेकिन जब तुमने ऋण आव्यूह की बात करी तो उन सब का चिन्ह परिवर्तन हो गया। देखो ऐसा भी हो सकता है कि इस आव्यूह में मान के चलो जो 2 है वो माइनस का हो, भाई एग्जाम्पल ही तो है, तो मान के चलो कि आव्यूह ए में जो 2 था वो माइनस का 2 हो सकता है उस जगह पर। तो जब तुम ऋण आव्यूह निकालोगे तो क्या होगा, माइनस का अंदर गुणा करो तो ये भी -2 है, माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी ये तुम्हारा केवल यहाँ 2 आएगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जी, तो अगला आपका जो संक्रिया आती है वो संक्रिया नहीं, एक प्रॉपर्टी है, यानी कि गुणधर्म है। अर्थात कि आव्यूहों को तुमने योग तो कर दिया, लेकिन योग करने के भी कुछ गुणधर्म होंगे, यानी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनका भी हमको ज्ञान होना, उनकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो पहला जो गुणधर्म आता है वो है क्रम विनिमय नियम। इसके अंदर समझा देता हूँ। ये कहता है हमसे कि यदि आपके पास आव्यूह कोई ए है, मान के चलो इसकी कोटि है, कोई भी कोटि है i, j, ठीक है, या i, j नहीं, इसकी m इंटू n कोटि है। उसी तरह से कोई आव्यूह b है जिसकी कोटि m इंटू n है। तो इन दोनों का जब तुम योग करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये b जिसकी कोटि m इंटू n है प्लस a जिसकी कोटि m इंटू n है, यानी इसके बराबर ये आ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, जल्दी से इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे कोई आव्यूह ए दे रखा है, जस्ट एग्जांपल के लिए कि 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से, ठीक है। और कोई आव्यूह बी दे रखा है 6, 7, 8 और इसको 10 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कई बार ले चुके हैं, ऐसे ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे a प्लस बी देख दूँ। देखो इसकी कोटि क्या है 2/2, इसकी कोटि क्या है 2/2। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, कोई नहीं, ठीक है 2/2। देखो ऐसा कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 2/3 का आप भी ले सकते हो, 3/3 का ले सकते हो, कितने का भी ले सकते हो, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक छोटे से छोटा एग्जाम्पल जो है वो लेके चल रहा हूँ, ताकि तुम्हें जो चीज़ है बिना डाउट के क्लियर हो। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, तुम्हारे डाउट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा, जिससे तुम्हारा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी, अब मैं a प्लस बी के लिए क्या करूंगा, यहाँ से 1, 2, 3 और 4 ये आव्यूह लिख लिया मैंने, प्लस 6, 7, 8 और 10 इस तरीके से। तो 2 आव्यूह थे, जिस तरीके से अभी हमने इनके योग को समझा था उसी तरीके से यहाँ लिख लिए। इसको मैं क्या करूँगा आगे और सॉल्व करता हूँ। तो देखो 1 + 6 लिख सकता हूँ, 1 + 6, उसी तरह से 2 + 7 लिख सकता हूँ, संगत अवयवों का योग कर दूंगा, 3 + 8 लिख सकता हूँ और 4 + 10 लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 6 + 1 और इसे लिख सकता हूँ 7 + 2, मतलब इनके जो अवयव है उलट पुलट सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो और यहाँ लिख सकता हूँ 8 + 3, यहाँ लिख सकता हूँ 10 + 4। तो तुमने जब ऐसे लिख लिया, अच्छा यहाँ समझते हैं, ठीक है। अच्छा अगर अब मैं इनको अलग अलग करना चाहूँ तो देखो जो पहले अवयव लिखे हुए उनको अलग कर लेंगे, तो 6, 7, 8 और 10 प्लस उसी तरह से 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ अभी हमारा क्या चलता आ रहा है, a प्लस बी चलता हुआ आ रहा है, a प्लस बी चलता हुआ आ रहा है, यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी। अच्छा अब तुम देखो 6, 7, 8, 10 आव्यूह b का मान था तो आव्यूह b लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 1, 2, 3, 4 जो था वो आव्यूह a का मान था तो आव्यूह a लिख देंगे। तो तुमने क्या देखा कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए आ गया, यही हम ऊपर बोल के चल रहे थे, अर्थात हमारा ये जो कथन था वो सत्य होता है, अर्थात क्रम विनिमय नियम का आव्यूह का योग पालन करेगा। अर्थात अगर तुम a प्लस बी को जोड़ के जो वैल्यू लाओगे ना वो b प्लस ए को जोड़ कर भी ला सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। जी, तो दूसरा जो आपका नियम आता है, गुणधर्म आता है, वो है साचर्य नियम। इसके अनुसार क्या होता है कि अगर आपके पास में क्या है, कोई आव्यूह a है जिसकी कोटि m, n है, एक आव्यूह b है जिसकी कोटि m, n है, और कोई आव्यूह c है जिसकी कोटि m, n है, यानी 3 आव्यूह हैं जिनकी कोटि क्या है, समान है। तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो कि a प्लस b प्लस c जो होगा ना वो तुम्हारा a प्लस b प्लस c के बराबर होगा। चाहे तुम ऐसे लिख लो, चाहे इसको इधर लिख के इसको इधर लिख लो, बात एक ही है। समझ में आई बात? अच्छा तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। देखो वही तरीका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आव्यूह ए है, उस पर कोई आव्यूह मान लेता हूँ 1, 2, 3, 4। आव्यूह बी ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई आव्यूह मान लेता हूँ 5, 6, 7, 8, और आव्यूह सी ले लेता हूँ जिसको ले लेता हूँ 9, 10, 11 और 12। 3 आव्यूह ले लिए। तो देखो यहाँ रखूँगा मान,
तो सबसे पहले देखो इन ए बी सी का मान, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तो इसमें पुट करोगे तो 1 2 3 और 4 प्लस, अब देखो ब्रैकेट लग रहा है, अब यहाँ पर बी का मान रखो 5 6 7 और 8 प्लस सी का मान रखो क्या है 9 10 11 और 12, ठीक है, बराबर। अब इधर आ जाओ, इधर ब्रैकेट लगाओ, ए की जगह क्या मान है वो लिख दो 1 2 3 और 4, ठीक है, ब्रैकेट प्लस बी का मान रख दो, बी का क्या है 5 6 7 8, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस सी का मान रख दो 9 10 11 और 12। इस तरीके से आप हो गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ये जो मान है ना वो इसके बराबर सिद्ध करके लाना होगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ जो मान दे रखा है इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ कि ए प्लस ये क्या हो गया बी प्लस सी। इधर सॉल्व नहीं करते, इधर सॉल्व करेंगे। तो देखो ज़रा यहाँ से मुझे क्या लाना, मुझे ये लेके आना है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 इसको अलग लिख लिया, प्लस 5 6 7 8 इसको अलग लिख लिया, 9 10 11 12 इसको अलग लिख लिया। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? सोच के बताओ, कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देता हूँ। जैसे अभी ये दोनों ब्रैकेट में थे ना, अब मुझे करना क्या है, मुझे इसके बराबर लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ब्रैकेट में चढ़ा दूंगा। क्या कुछ फ़र्क पड़ा? जी नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अर्थात अब 1 2 3 4 जो है किसका मान है, ए का, तो ए लिख दो, प्लस ब्रैकेट लगाओ ये जो लग रहा है बाहर, 5 6 7 8 किसका मान है, बी का मान है। उसी तरह से सी जो है वो 9 10 11 12 है, अर्थात इसकी जगह क्या लिख सकते हो सी। और यहाँ हमारा क्या चल रहा था, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर से चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी इस मान को कहाँ गया, ये वाली जो वैल्यू थी तुमने इसको चेंज किस में कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। अर्थात हमको क्या पता चला कि साचर नियम का भी पालन करेगा कोई अवयव जब उसका योग किया जा रहा हो, ठीक है। अब चलते अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम है तुम्हारा योग के तत्समक का अस्तित्व। तत्समक का मतलब समझो कि देखो अगर तुम्हारे पास कोई अवयव ए है और अगर तुम उसमें किसी शून्य अवयव ओ का योग कर दो। शून्य अवयव ओ का मतलब जिसके समस्त अवयव क्या हो, शून्य हो। यहाँ लिखते हैं कि जैसे मान के चलो ओ अवयव क्या होगा जिसके समस्त अवयव क्या होंगे, 0 हो, और ए अवयव मान लो कोई क्या है 1 2 3 और 4 से मिलकर बना हुआ है। तो देखो a प्लस ओ लिखोगे, ये किसके बराबर होगा, o प्लस ए के, और वो फाइनली किसके बराबर होगा, a के, ठीक है। ये तुम लोग भी जानते हो कि देखो अगर इन दोनों के संगत अवयवों को तुम लोग जब जोड़ोगे ना तो 1 और 0 1 आएगा, 2 और 0 को जोड़ोगे 2 आएगा, 3 और 0 को जोड़ोगे 3 आएगा, 4 और 0 को जोड़ोगे 4 आएगा। यानी आप लोग समझ रहे हो कि इन अवयवों को इसमें जोड़ने पर क्या आएगा, यही मान आएगा। अर्थात कि अवयव ए का मान जो होगा 0 प्लस ए पर भी वही आएगा, और a प्लस 0 करो ए प्लस ओ करोगे तब भी वही आएगा। अर्थात ये तत्समक का अस्तित्व रखता है, ठीक है। अब आते अगले गुणधर्म की ओर, ठीक है। अगला है आपका योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अर्थात समझो जैसे तुम्हें कोई अवयव ए दे रखा है 1 2 3 और 4, और मैं बोलूं कि प्रतिलोम, देखो प्रतिलोम का मतलब हमने समझा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि जो उस मान का क्या हो, व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स हो, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। लेकिन अवयव के केस में प्रतिलोम क्या होगा, सॉरी फॉर कैमरा डिस्टर्बेंस, 1 सेकेंड। जी ठीक है। तो अवयव ए 1 2 3 4 ऐसे तुम्हें वैल्यू दे रखी है। अब यहां बोला गया प्रतिलोम का अस्तित्व, अर्थात कि अगर मैं बोलूं इसमें से, अब देखो ये क्या है, सबके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूं। जैसे कि मैं इनमें से क्या करूं, -1 -2 -3 -4 ऐसे लिख दूं इन्हें। अर्थात इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अभी हमने समझा था ना कि -1 का अगर मैं अंदर गुणा करूंगा तो सब के साथ गुणा होगा, अर्थात सब वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, यही वाला मान मिल जाएगा, यानी यही वाला मान जो होगा मिल जाएगा। अर्थात मैंने माइनस कॉमन ले लिया चारों अवयव में से, तो अर्थात -1 बाहर लिख लूंगा, -1, ठीक है। और अच्छा, अब ये जो अंदर मान मुझे मिला है, अब ये जो अंदर मान मुझे मिला है, क्या ये इसका नेगेटिव अर्थ नहीं है, ये जो है माइनस का ए नहीं है। सोचो, सोच के देखो, अगर मैं यहां से माइनस हटा दूं तो 1 2 3 4 मिलेगा, और 1 2 3 4 किसका मान है, ए का मान है।
उसी तरह से माइनस, देखो माइनस एक तो मैंने अभी कॉमन ले लिया, अगर दोबारा से माइनस कॉमन ले लूँ बाहर तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा ए, और जो दोबारा माइनस ए कॉमन लूंगा वो यहाँ लिख दिया, और माइनस का एक जो वो यहाँ लिख दिया मैंने। अर्थात अगर मैं इस आव्यू ए का और इस आव्यू माइनस ए का जब आपस में योग कर दूं और उससे मुझे जीरो मिले, जैसे आव्यू ए है और उसी में मैं योग कर दूं माइनस के ए का, क्या मिलेगा? जीरो। आप लोग जानते हो प्लस और माइनस का गुणा हुआ क्या होगा? माइनस आएगा, और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन उस स्थिति में आपका जो माइनस ए आव्यू होगा वो क्या कहलाएगा? वो ए का प्रतिलोम कहलाएगा, ए का प्रतिलोम कहलाएगा। इसीलिए योग के प्रतिलोम का अस्तित्व भी आव्यू का योग रखता होगा जब वह आव्यू के योग की संक्रिया को संपूर्ण करेगा। तो ये होते हैं आपके आव्यू के योग के गुणधर्म। अब चलते अपने अगले स्टेप की ओर। सो इस अगला स्टेप है आपका कि एक आव्यू के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होंगे। अदिश गुणनफल क्या होता था? अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि किसी आव्यू में यदि हम किसी अदिश संख्या का गुणा कर देते हैं तो गुणा उसके आव्यू के प्रत्येक अवयव से होता है। उससे हमें जो आव्यू प्राप्त होता है वो एक अदिश गुणन के द्वारा जो आव्यू होता है आव्यू कहलाता है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ गुणधर्म भी होंगे। जैसे इस आव्यू में अगर आप अदिश का गुणन करते हो तो कुछ ना कुछ गुणधर्म भी होंगे उसके, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, पहला गुणधर्म है तुम्हारा कि यदि तुम्हारे पास कोई के अदिश है और कोई दो आव्यू ए प्लस बी हैं, तो उसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो के ए प्लस के बी आएगा। पहला गुणधर्म तो ये कहता है। अच्छा, अब इसके प्रूफ को देख लेते हैं। देखो प्रूफ, मान के चलो कि कोई आव्यू सदिश हो गया, सॉरी अदिश हो गया, और यहाँ तुम्हारे पास में कोई दो आव्यू दे रखा है 1 2 3 4, वही अपने घिसे पिटे दो आव्यू अपने पास में 5 6 7 8, हम इनको ही घिसते रहते हैं हर एक एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को ज़रा ऐड करो। देखो यहाँ तुम अगर इन दोनों को ऐड करोगे नॉर्मली 1 + 5 2 + 6, यहाँ पे 3 + 7 और 4 + 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन कोई और तरीका भी हो सकता है सॉल्व करने का, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं के का अंदर गुणा करूँगा तो देखो के 1 2 3 और 4 प्लस के का गुणा अंदर भी जाएगा के 5 6 7 और 8। ठीक है, बराबर। अब 1 2 3 4 किसका मान था? ए का, तो ए, और 5 6 7 8 किसका मान था? बी का। और इधर हम क्या लेके चल रहे हैं? के प्लस के बी। दोबारा लिखूंगा के प्लस के बी, अरे मैं तो दोबारा लिखूंगा के ए प्लस के बी। क्या वही आ गया? अरे भाई वे तो वही आ गया। जादू हो गया ना, बहुत बड़ा जादू हो गया। जैसा कि तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे ना कि इसको ऐसे हम कर सकते हैं, पर क्या करें भाई, मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स भी हैं, तो उनके हिसाब से भी हमको चलना पड़ता है, और कायदे से हमें तुम्हें ये सिखाना भी था तो हमने सिखा दिया। चलो, अब इसका जो अगला गुणधर्म है इसी का अदिश गुणन का, उसे भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो उसमें बोला गया है कि के प्लस एल, कोई दो तुम्हारे पास अदिश दे रखे हैं और तुमने उसका गुणा किया किसी आव्यू ए से, तो तुम बताओ क्या आएगा। तुम सब जानते हो अच्छे से कि भाई साहब के इंटू ए प्लस एल इंटू ए आना है, नो डाउट। सॉरी फॉर कैमरा डिस्टर्बेंस, 1 सेकेंड। ठीक है, तो तुम सब अच्छे से जानते हो कि के प्लस एल में ए का गुणा दोनों में करना ही करना है हमको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमें प्रूफ भी करना, तो देखो नॉर्मल सी चीज़ है। कैसे प्रूफ करोगे? देखो के प्लस एल एज इट इज रखा, कोई आप भी बना लिया भाई, घिसा पिटा अपना 1 2 3 4 घिसा पिटा यही चलता रहता, कोई दिक्कत। हमारे पास तो यही है भाई, हमारे पास तो यही उपलब्ध है। अगर आपके पास कोई और सजेशन हो तो बताओ कि भाई ये आप भी ले लिया करो, लिखो कमेंट सेक्शन में, उस आप भी को ले लेंगे, क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो के प्लस एल, तो के प्लस एल का गुणा करते हैं अंदर प्रत्येक अवयव से। तो देखो के प्लस एल, अब चूंकि के प्लस एल इकट्ठे रूप से अदिश है, संयुक्त रूप से इकट्ठे रूप से क्या है? अदिश है भाई। के प्लस एल क्या अदिश ही तो है। के की जगह 2 होता, एल की जगह 3 होता, 2 + 3 मिलकर क्या बनता? 5, वो भी अदिश होता। और 2 + 3 लिख लो, वो भी 5 है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है भैया। तो के प्लस एल का अंदर गुणा करो, के प्लस एल गुणा 1, तो क्या आएगा? 1, प्लस का साइन काय को आएगा भाई? के प्लस एल, तो 2 इंटू के प्लस एल। चलो फिर के प्लस एल का 3 से गुणा करो, 3 के प्लस एल। के प्लस एल का 4 से करो तो 4 के प्लस एल।
और हमारे इधर क्या चलता आ रहा है भाई, के ए प्लस के एल, सॉरी एल ए चलता आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से के को यहाँ से उठा लो, यहाँ से क्या उठा लो, देखो 2 का अंदर गुणा करोगे 2 के, यहाँ 3 का गुणा करोगे 3 के, और यहाँ 4 का करोगे तो 4 के। समझ में आई बात? ये तुमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, प्लस का साइन लगाएंगे बीच में। यहाँ क्या मिला एल, यहाँ क्या मिला, 2 का गुणा अंदर करोगे क्या मिलेगा 2l, यहाँ करोगे तो सॉरी यहाँ करोगे तो क्या आएगा 3l, और यहाँ करोगे तो 4l। अब तुम कहोगे क्या करा मैंने, भैया सीधी सी कहानी है कि मैंने क्या करा, यहाँ पे जो पहले पहले अवयव थे, यानी इधर पहला लिखा, इधर पहला, इधर पहला, इधर पहला, उनको अलग लिख लिया एक ऑब्जेक्ट में, और जो बाद के जो अवयव लिखे हुए थे उनको अलग ऑब्जेक्ट में लिख लिया। बस ऐसा ही तो किया। देखो अगर इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, k प्लस एल वही मिलेगा, 2k प्लस 2l, 2 कॉमन ले लोगे k प्लस एल आएगा, उसी तरह 3k प्लस 3l, तो 3 कॉमन ले लोगे k प्लस एल आएगा। दिख रहा है ना सही से? अरे यार बताते नहीं हो, कोई बात नहीं, ठीक है। दोबारा देखो हमने क्या करा यहाँ से कि जो इधर जो अवयव लिखे हुए जैसे k था, 3k था, 2k था, 4k था, इनको एक में लिख लिया ऑब्जेक्ट में, प्लस का चिन्ह लगाया, और इधर l, 2l, 3l और 4l जो बचे उनको इस ऑब्जेक्ट में लिख लिया। अगर इन दोनों को दोबारा से तुम जोड़ के देखो तो देखो k प्लस एल ये आएगा, 2k प्लस 2l ये आएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो k प्लस एल बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा ये वाला 3k प्लस 3l, तो 3 कॉमन ले लोगे k प्लस एल बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा 4k प्लस 4l लिखोगे, 4 कॉमन ले लोगे तो k प्लस एल बचेगा, मतलब वही चीज़ है सेम। अच्छा अब क्या करना है, इस पूरे में से k कॉमन ले लो, पूरे में से k कॉमन लोगे तो 1 2 3 और 4। उसी तरह यहाँ से l कॉमन ले लो, 1 2 3 और 4। इधर लेकर क्या चल रहे हैं हम ऊपर से ही कि k प्लस ए प्लस एल प्लस ए, ठीक है ओके। अच्छा अब इसके बाद देखो 1 2 3 4 किसका मान था, ऑब्जेक्ट ए का, क्या लिखोगे ए। उसी तरह से 1 2 3 4 किसका मान था, ऑब्जेक्ट ए का, और इधर साइड में क्या लेके चल रहे हो, k प्लस ए प्लस एल प्लस ए। भैया बराबर आया कि नहीं, जोर से बोलो। आया है, बराबर आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा वाला गुणधर्म प्रूफ होता है, अर्थात ये जो भाई साहब हमसे कहना चाह रहे थे ऊपर यहाँ पे कि k प्लस एल इंटू ए बराबर k प्लस एल ए आएगा, वो एक्चुअल में होगा, जो कि आप लोगों को फिर से पहले से पता ही था, लेकिन भाई साहब प्रथा के अनुसार हमने आपको प्रूफ करा दिया है। चलिए तो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टों के गुणनफल के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस से, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टों के गुणनफल के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पर्पस से, ठीक है। देखो तो ऑब्जेक्टों का गुणनफल कब कर सकते हो, तो इसके बारे में ना एक छोटी सी कथा है, उसे यहाँ लिख देता हूँ। जी तो अब बात करते हैं। तो देखो यहां हमने क्या समझा कि दो अवयवों का गुणन तब किया जा सकता है जब पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान हो। अर्थात जैसे तुम्हारे पास मैंने मान के चला कि कोई दो अवयव हो गए, पहला अवयव ले लिया हमने 1 3 5 2 4 6 ऐसे लिख लो, और एक अवयव भी ले लिया 2 3 4 5 6 और क्या ले, एक ले लेते हैं। तो इसकी कोटि क्या है 2/3, इसकी कोटि क्या है 3/2। क्यों, देखो दो पंक्ति हो गई और 3 स्तंभ हो गए, इसमें क्या है 1 2 3, 3 पंक्ति और 1 2, 2 स्तंभ हो गए। तो अभी हमने क्या बोला यहाँ पे कि अवयवों का गुणनफल आप तब कर सकते हो जब पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान हो। भाई साहब समान होनी चाहिए, कौन कौन सा, देखो पहले अवयव के स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान हो। मतलब पहले अवयव के स्तंभ मतलब कॉलम बराबर दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या यानी r, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखो पहले अवयव के स्तंभ मतलब ये और दूसरे अवयव की पंक्ति ये बराबर है ना जी, बिल्कुल बराबर, अर्थात इसका गुणन किया जा सकता है। तो अच्छा गुणनफल करने का तरीका क्या, तो देखो छोटी सी चीज़ है, समझो। यहाँ तुम जब अवयवों को गुणा करोगे ना तो ऐसे लेकर चलोगे, वैल्यू को बताऊंगा कैसे लेके चलोगे, और जब तुम यहाँ गुणा करोगे तो ऐसे लेकर चलोगे। अब इन दोनों एरो का चिन्ह का मतलब क्या है, चलो मतलब भी जानते, भाई हम किस लिए बैठे हैं, मतलब बतानी तो बैठे हैं, चलो मतलब भी जान लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे तुमने अभी उठाई है पहली वाली पंक्ति, तो पूरी की पूरी पंक्ति उठाओगे और इस पूरी की पूरी पंक्ति का गुणा कर दो, सॉरी पूरे के पूरे स्तंभ का गुणा कर दोगे इस ऊपर वाली पूरी की पूरी पंक्ति से। कैसे करोगे, देखो 2 का गुणा 1 के साथ, 2 गुणा 1,
प्लस का चिन्ह, 3 का गुणा 3 के साथ प्लस का चिन्ह, उसके बाद क्या करोगे 4 का गुणा 5 के साथ, 4 का गुणा 5 के साथ। उसी तरह ये जो पंक्ति है, ये जो स्तंभ था ना, इसका गुणा कर दोगे इस नीचे वाली पंक्ति के साथ और नीचे लिख दोगे। तो देखो 2 गुणा 2 प्लस फिर 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6, 4 गुणा 6। अब दूसरा स्तंभ उठाओगे तो दूसरे स्तंभ का गुणा करोगे पहले ऊपर वाली पंक्ति के साथ। तो देखो 5 गुणा 1, 5 गुणा 1, 6 गुणा 3 प्लस 6 गुणे 3 प्लस 1 गुणा 5, 1 गुणा 5। फिर इसी स्तंभ का, दूसरे वाले स्तंभ का नीचे वाली दूसरी वाली पंक्ति से गुणा कर दोगे। तो देखो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 4, 6 गुणे 4, फिर 1 गुणे 6, 1 गुणे 6, और आव्यूह का चिन्ह जो है तुम लगा दोगे। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो 2 एकम 2 प्लस 3 तिरका 9 प्लस 4 पंजे 20, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 5 1 5 प्लस 6 3 18 प्लस क्या था 1 1 5 5 हो गया, फिर 2 और 2, ये 2 गुणे 2 क्या होगा 4 प्लस 3 गुणे 4 क्या होगा 12 प्लस 6 गुणे 4 क्या होगा 24, 5 10 हो गया, ये हो गया आपका 24, ये हो गया 6, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 और 9 11 और 20 31, 5 और 5 10 और 18 क्या होगा 28, 4 और 12 16 और 24 हो गया तुम्हारा 40, और अब दिखाई दे रहा होगा ये बचा कितना है 10 और 24 34 और 6 40, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें एक आव्यूह मिल गया। ये मान क्या होगा a गुणा b का, हमने अभी यही तो किया था a गुणा b, तो उसका मान क्या आया निकल के, ये आ गया। तो इस तरीके से आप किन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल कर सकते हो। अच्छा बात दोबारा समझाऊंगा कि आपको करना क्या है कि इस वजह से पहले क्या करा तुमने, पहले ये वाला स्तंभ उठाया, इस वाले स्तंभ को इस वाली पंक्ति के साथ गुणा किया। कैसे गुणा करोगे कि पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से प्लस दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव से प्लस तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव से, और ऐसे करके एक तुमने लाइन लिख दी। उसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, इसी स्तंभ का, ये वाला जो स्तंभ था इसी का गुणा इस नीचे वाली पंक्ति के साथ कर दोगे। तो देखो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ लिख दिया, बस। अब प्लस नहीं लगाना, पता है, इनको जोड़ दो, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करना, दूसरा स्तंभ उठाना, ठीक, दूसरे स्तंभ को उठाया, इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। 5 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 3 प्लस 4 गुणे कहाँ गया 1 गुणे 5, उसके बाद इसी स्तंभ का इस पंक्ति के साथ, तो 5 गुणे 2 6 गुणे 4 1 गुणे 6, ठीक है। इस तरीके समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सबको जोड़ घटाव कर देंगे और लास्ट में क्या निकल के आएगा, तुम्हारा आंसर निकलेगा। ये होगा तुम्हारा आव्यूहों का गुणनफल, जो कि एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो समझ में आई बात। अब हम चलते हैं आव्यूहों के गुणनफल के कुछ गुणधर्म हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं जी। तो ये है आपके आव्यूहों के गुणनफल के कुछ गुणधर्म, तो उनके ऊपर बात करेंगे। पहला आता है आपका साचरण नियम। ये बोलता है कि यदि ए बी व सी तीन आव्यूह हैं तो क्या मिलेगा तुमको कि ए बी का गुणनफल हो रहा है और बाहर ब्रैकेट के बाहर सी का गुणनफल हो रहा है। ये किसके बराबर होगा, ए ब्रैकेट के बाहर हो और बी इंटू सी ब्रैकेट के अंदर हो। यानी ए बी का गुणा करके तुम उसमें सी का गुणा करो तो वो मान किसके बराबर होगा कि यदि तुम बी इंटू सी यानी बी का सी में गुणा करो उसके बाद ए का उनमें गुणा करो तो ये जो दोनों मान होंगे वो बराबर आएंगे, ठीक है। अच्छा वितरण नियम क्या कहता है, वितरण नियम के अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा कि जैसे कोई आव्यूह ए है उसका गुणनफल हो रहा है बी प्लस सी से, यानी पहले तुमने क्या किया, आव्यूह बी प्लस सी को जोड़ा, उसके बाद उसमें ए का गुणा किया। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि तुम जोड़ने से पहले ए का बी में गुणा कर दो प्लस बी ए का सी में गुणा कर दो, उसके बाद उन्हें जोड़ो तो मान क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि यदि तुम्हारे पास में ए प्लस बी ये दो आव्यूह हैं, फिर तुम उसमें सी का गुणा कर रहे हो तो उसको तुम कैसे लिख सकते हो, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका वितरण नियम हो गया। अब अगला आता है आपका गुणन के तत्समक का अस्तित्व, ठीक है। तो तत्समक का अर्थ यानी तत्समक आव्यूह हमने समझा था, वो आव्यूह होता था आपका इकाई आव्यूह जिसको आई से प्रदर्शित करते थे।
तो गुणन के इस तत्समक का अस्तित्व, इसका अर्थ क्या होगा कि यदि ए व आई दो वर्गाव्युह हैं तथा आई एक इकाई आव्यूह है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि ए आई इंटू ए बराबर होगा ए इंटू आई बराबर ए, यानी कि आई क्या है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का मतलब क्या हो गया, इकाई आव्यूह का मतलब हो गया 1 0 और 0 1, यानी इसका मुख्य विकर्ण जो होगा तुम्हारा ये, इसके समस्त अवयव क्या होंगे, केवल इकाई होंगे, बाकी के अवयव शून्य होंगे। यानी इस आव्यूह का अगर तुम किसी आव्यूह, मान के चलो कोई आव्यूह ए दे रखा है तुमको 1 2 3 4, इसमें गुणा कर दो तो जो मान आएगा ना वो मान किसके बराबर होगा, वो मान इसी के बराबर होगा जो यहाँ पे तुमने गुणा किया, इसी के बराबर आएगा। या ऐसा समझ लो कि आई का गुणा इस साइड से आप करते हो आव्यूह ए में, तो भी मान क्या आएगा, उसी ए के बराबर आएगा, ठीक है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूह 3.2 प्रश्नावली के कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। सो गाइस कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जो बेल आइकन है उसके पास में उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। और गाइस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी अदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।